हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास। सो अपना डिज़ाइन पैटर्न का सीरीज चल रहा था, करेक्ट। तो उसमें हम लोग लेक्चर 1 कर चुके थे कि जहाँ पे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था डिज़ाइन पैटर्न के बारे में कि सर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो पहला डिज़ाइन पैटर्न है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, उस पर फोकस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो अपना एजेंडा क्या रहने वाला है कि पहले डिज़ाइन पैटर्न सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को समझेंगे अपन। ठीक है। उसको समझने के बाद उसका कोड इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि जो जो उसमें कीवर्ड्स था, की पॉइंट्स अपने को लर्न करने लायक थे, वो सारे चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपना कोड। यही पूरा अपना यहाँ पे एजेंडा होने वाला है। ठीक है। चलिए देन अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई इसका नाम क्या है भाई? सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, जो कि नाम से ही क्लियर है कि सिंगलटन मतलब सिंगल, आप किसी सिंगल चीज़ की बात कर रहे हो यहाँ पे। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, कभी कभी नीड पड़ता है ना सिंगल चीज़ों की। जैसे आप बात करते हो किसी एक कंट्री में किसी एक ही प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब समटाइम्स इन लाइफ वी नीड ओनली वन। सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। और प्रिंटर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐप्स तो हैं, बट वो सारे प्रिंट कर रहे हैं एक ही प्रिंटर के थ्रू। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जब आपको पड़े, और आप लाइफ पार्टनर भी देख सकते हो यार कि एक ही लाइफ पार्टनर की बात कर सकते हो आप। ठीक है। तो कभी कभी लाइफ में होता है यार कि एक ही इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगलटन क्या इंश्योर करता है, मतलब अगर आप सिंगलटन की बात कर रहे हो तो उसका कुछ होगा ना भाई कि क्या श्योरिटी देगा कि जिससे अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग भाई लोग देखें तो सिंगलटन इंश्योर्स दैट अ क्लास हैज़ ओनली वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस पॉइंट टू दैट इंस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब अपन एग्जैक्टली बात करते हैं कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप देखोगे तो सर उसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, और उस क्लास का क्या बनेगा सर? ऑब्जेक्ट्स। मतलब सर यहाँ पे अगर 10-12 मेरे क्लासेस हैं तो उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो भी उसमें मेथड है, फंक्शनैलिटी है, उसका अपन यूज़ करते हैं। ये सर बेसिक उप्स का सर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो सर अब मेरे को ऐसा नीड पड़ा सर कि कोई एक क्लास है जिसका मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंस एक ही बने, मतलब सर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही बने। अच्छा, मतलब पूरा ओवरऑल कोड में, मतलब कि सर अगर मेरा कोई क्लास ए है और मेरे बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके सर बहुत सारे क्लासेस हैं, और कोई एक मेरा फंक्शन है ए में जो सारे क्लास यूज़ करना चाहता है, उस फंक्शन को सारा क्लास चाहता है कि बी सी डी ई एफ सब लोग चाहता है कि सर उसका जो फंक्शन है उसमें वो यूज़ करे। ठीक है। तो सर क्या करना पड़ेगा सर कि भाई इसका क्लास का नाम लिखो और इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, इसमें भी क्लास ए का इसमें भी ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास बी ए का इसमें भी ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास ए का इसमें भी ऑब्जेक्ट बनाओ, सब में ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर सबका जो भी फंक्शनैलिटी है उसको तुम यूज़ कर लो, वो फंक्शन यूज़ कर लो। करेक्ट, यही तो अपना नॉर्मल तरीका होता है। लेकिन सर मैं यहाँ पे वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सर कि क्लास ए का एक ही ऑब्जेक्ट बने सर, और वही ऑब्जेक्ट सारे जितने भी अदर क्लासेस हैं वो सब यूज़ करे सर। ठीक है। सारे क्लासेस यूज करें, उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को, अलग अलग ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हुए। ऐसा अपना नीड हो सकता है कभी कभी। ठीक है। तो उस केस में सर अपन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब सर ग्लोबल एक्सिस मिलेगा, मतलब जो मेरा क्लास है जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसका ग्लोबल एक्सिस देंगे उस ऑब्जेक्ट को, तभी तो सब लोग यूज कर पाएगा ना उसको। ग्लोबली हम लोग डिक्लेयर करेंगे तभी तो सब लोग यूज कर पाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा एजेंडा है सर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एक एग्जांपल की तरह कि मेनी एप्स ट्राई टू प्रिंट एट सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रिंटर्स है जो प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है। देन अपन नेक्स्ट पे चलते हैं जहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि सर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप बोले सर कि एक ही क्लास का, मतलब कि सर उस क्लास का एक ही इंस्टेंस बनने वाला है, एक ही ऑब्जेक्ट बनने वाला है सर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सर मैं सर पहला नीड मेरा क्या है सर कि मेरे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही बने। तो ऑब्जेक्ट सर क्रिएट कौन करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है सर? सर कंस्ट्रक्टर की हेल्प से होता है। करेक्ट। अगर कोई क्लास ए है तो उसका कैसे होगा सर ऑब्जेक्ट क्रिएट? उसका तुम न्यूट करके कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हो। करेक्ट। उसका कंस्ट्रक्टर जैसे ही तुम कॉल करते हो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सर अगर मैं कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट कर दूं उसी क्लास में, क्योंकि हमेशा कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई? पब्लिक होता है कंस्ट्रक्टर। आपने देखा होगा कि भाई क्लास ए जब लिखते हो तो उसका कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में लिखा जाता है, ताकि दूसरे क्लास उसको कॉल कर सके, उस कंस्ट्रक्टर को, और उसका ऑब्जेक्ट बना सके। तो सर अगर मैं कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट कर दूंगा सर, तो मैं तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना सर कि कोई दूसरा क्लास अब इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो सर पहला जो करेक्टरिस्टिक्स होता है सर वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब जो कि प्रिवेंट करेगा एक्सटर्नल इंस्टेंशिएशन से। मतलब सर कि और क्लास अब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा भाई? क्योंकि तुमने उसके कंस्ट्रक्टर को, जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प करता था, उसी को तुमने प्राइवेट कर दिया। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर अब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे सर? अब सर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे कि सर अब जब आपने, अगर एक बार तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना सर, एक ऑब्जेक्ट तो बनाना है उसका, सिंगल टाइम्स एक इंस्टेंस तो बनाना है। तो सर कोई ना कोई तो बनाएगा। कौन बनाएगा? अब क्योंकि आपने जब अगर कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट कर दिया तो बाहर वाले लोग तो यूज ही नहीं कर पाएंगे, बाहर क्लास वाले। तो फिर कैसे बनेगा? तो भाई इसका मतलब प्राइवेट अगर कोई मेंबर बना है तो उस क्लास का मेंबर तो यूज कर सकता है, वो क्लास खुद ही तो यूज कर सकता है ना एटलीस्ट। ठीक है। प्राइवेट का तो ये होता है कि विद इन द
क्लास वो यूज़ हो सकता है उसका कंस्ट्रक्टर। मतलब इसका मतलब सर ये हुआ कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाने की, किसको भाई, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ऑब्जेक्ट बनाने का कितना बार, एक ही बार, वो किसका हो गया, क्लास का खुद हो गया। मतलब क्लास ही अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस ऑब्जेक्ट का क्रिएशंस का, उस ऑब्जेक्ट को बनने का जो प्रोसेस है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है, सेम क्लास, जो कि क्लास को एक ही इंस्टेंस बनने वाला है। इसलिए जो दूसरा पॉइंट आता है स्टैटिक इंस्टेंस, मतलब उसका इंस्टेंस हम लोग कहाँ बनाएंगे भाई, उसी क्लास के अंदर बनाएंगे, और उसका वेरिएबल्स क्या रहेगा भाई, स्टैटिक रहेगा। क्यों स्टैटिक रखोगे भाई, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट बना के एक पॉइंटर में तुम स्टोर कर लोगे। अपन कोड से देखने वाले हैं, यहाँ पे बस मैं समझा रहा हूँ ताकि वहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर उसका जो इंस्टेंस है उसको हम लोग स्टैटिक इसलिए करेंगे सर क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग ग्लोबल एक्सेस दे पाते हैं। अब उसको कोई और इनिशियलाइज नहीं कर पाएगा, करेक्ट। एक बार तुमने ऑब्जेक्ट बना के एक किसी पॉइंटर में सेव कर लिया उस एड्रेस को, उस ऑब्जेक्ट को, तो सर वो कोई दूसरा कोई मॉडिफाई ना कर सके सर, कोई और उसको मॉडिफाई ना कर सके, इसीलिए सर उसके वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक बोल देते हैं सर, ठीक है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल सर उसको हम लोग यहाँ पे बोल दिए ताकि हम लोग ग्लोबल एक्सेस उसको दे सके, ठीक है। ठीक है, क्योंकि तुमको रिटर्न भी करना पड़ेगा ना, उसके सारे जो इंस्टेंसेस हैं वो हमेशा रिटर्न करना पड़ेगा दूसरों को, ठीक है सर। तीसरा फिर पॉइंट क्या आता है सर कि अब तुम उसको कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिए हो, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा जो इंस्टेंस जो बना, तुम इंस्टेंस में उसका ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर है वो तुम सेव करने वाले हो स्टैटिक इंस्टेंस में। तो अब उसको तुम कैसे करोगे, एक्सेस कैसे करेगा कोई बाहर के लोग, क्योंकि अगर बाहर के लोगों को तुम इंस्टेंस देने वाले हो ताकि वो फंक्शंस को कॉल सके कर सके, तो इसके लिए तुम्हें कोई तो फंक्शन देना पड़ेगा ना कि बाहर वाले लोगों को, दूसरे क्लासेस को, ठीक है। तो इसका मतलब सर दूसरे क्लास को बस अब इंस्टेंस वेरिएबल ही तो चाहिए सर, जो आप सेकंड पॉइंट पे लिखे हो स्टैटिक इंस्टेंस, वही तो सबको पॉइंटर चाहिए। अगर सबको पॉइंटर वो दे दोगे तुम, तो इसका मतलब आप वो फंक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब BCDEF सबको क्या दे दो, इंस्टेंस वेरिएबल, जो तुम वेरिएबल बनाए हो ना इंस्टेंस, स्टैटिक इंस्टेंस, वही सबको वेरिएबल दे दो, ठीक है। एक बार ऑब्जेक्ट क्लास में बना लिए और ये वेरिएबल सबको दे दिए, तो अब सब लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी फंक्शंस उसका यूज़ करना है। तो इसके लिए सर मेरे को ये देने के लिए, इस इंस्टेंस को देने के लिए सर एक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो फंक्शन कौन सा है भैया, एक हम लोग मेथड एक्सपोज करेंगे, ठीक है, कि जो कि उस इंस्टेंस को रिटर्न करेगा, जो कि थर्ड पॉइंट है, जो कि ग्लोबल एक्सेस देने के लिए हम लोग एक स्टैटिक मेथड का यूज़ करेंगे। स्टैटिक क्यों करेंगे भाई, क्योंकि अगर तुम कोई एक स्टैटिक मेथड नहीं यूज़ करते हो तो फिर से तुम्हें उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको रिटर्न करने के लिए, करेक्ट। तुमको फिर से एक फंक्शन का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए तुमको उसको स्टैटिक दे दोगे। स्टैटिक से क्या होता है भाई कि उस क्लास के स्कोप से ही तुम उसको एक्सेस कर सकते हो उस फंक्शन को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए उस फंक्शन से तुम ऑब्जेक्ट दे देते हो और फिर सब लोग उस ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर लेते हैं। यही तो है सर, सिंपल सा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर अब इसका कोड देखते हैं और देखते हैं कि सर जो आप बात किए सर ये पूरा का पूरा कैसे यहाँ पे लागू होता है। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉगिंग की जरूरत पड़ेगी कि सर मेरे डिफरेंट मॉड्यूल्स है, 7-8 मॉड्यूल्स है सर, मैं सब में कुछ ना कुछ लॉग लग रहा हूँ डिबगिंग के लिए, तो मैं चाहता हूँ सर कि सब एक ही फाइल में जाए, एक ही ऑब्जेक्ट से इनिशिएट हो, तो इस बार वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। लॉगिंग में थ्रेड पुल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कैशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रिंटर या डेटाबेस कनेक्शन मैनेजर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए देन अपन यहाँ पे इसका कोड देखते हैं। सर इसका कोड आप मेरे को एक बार समझा दो, ठीक है। तो भाई अगर अपन कोड देखने के लिए जाएं तो सर स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, तो भाई ये तो सबको समझ में आ रहा होगा सर। ये जो क्लास है सर, क्लास सिंगलटन जो लिखे हैं सर, यही क्लास अपना एक ही इंस्टेंस इसी क्लास का सर बनने वाला है, ठीक है सर। तो सर सबसे पहला क्या था सर कि सर इसमें हम लोग प्राइवेट बनाने वाले हैं सर। क्या क्या प्राइवेट बनाने वाले हैं सर, सबसे पहले तो सर इसका कंस्ट्रक्टर को हम लोग प्राइवेट कर देंगे। देखो सिंगलटन नाम का क्लास था, तो सिंगलटन नाम का जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट हम लोग कर दिए, प्राइवेट सेक्शन में लिख दिए इसको, ठीक है सर। वो क्या करता है सर, एक इंटीजर वेरिएबल को लेता है और डेटा में उसको असाइन कर देता है। मतलब सर इसका एक प्राइवेट वेरिएबल है डेटा, इंट डेटा, ठीक है सर। अभी इतना ही समझना है आपको, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो सर एक डेटा नाम का वेरिएबल है, एक कंस्ट्रक्टर है, वो भी प्राइवेट है, उसमें हम लोग ए का वैल्यू लाते हैं और इस डेटा में असाइन कर देते हैं। ये है सर अपना पूरा कहानी, ठीक है सर। अब सर अपन क्या करेंगे सर कि इसका जो एक इंस्टेंस है हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा भाई, यही सेम क्लास बनाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना रहा है ना, तो सर यही सेम क्लास बनाएगा। तो सर उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंटर में अपन सेव कर लेंगे उस ऑब्जेक्ट को, और वही पॉइंटर हर एक को रिटर्न करते जाएंगे जिस जिस क्लास को उसका यूज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए सर हम लोग यहाँ पे एक सिंगलटन स्टार इंस्टेंस नाम का सर एक पॉइंटर बना लिए, जो कि सर इसी क्लास के पॉइंटर को रिटर्न करेगा सबको, ठीक है। अब सर इसको स्टैटिक क्यों लिए सर, स्टैटिक इसलिए ताकि ग्लोबल एक्सेस इसको दे सके, ठीक है, ग्लोबल एक्सेस इसको दे सके, सबको एक्जैक्टली अपन रिटर्न करके और कोई चेंजेस मॉडिफिकेशन ये सब ना होगे, ग्लोबल एक्सेस इसको हम लोग दे सके, ठीक है। स्टैटिक कर लिए इसको, ठीक है सर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं पब्लिक में। तो पब्लिक में अपन ने क्या करने वाले हैं भाई, देखो गेट इंस्टेंस नाम का एक फंक्शन रहेगा, जो कि बाहरी पब्लिक को हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं, बाहरी लोगों को अलग क्लास को देने वाले हैं क्या, गेट इंस्टेंस नाम का एक फंक्शन। तो सर इस फंक्शन का यूज करने के लिए भी सर इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, करेक्ट है,
तभी ना तुम सिंगलटन का अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो S1, तो S1 डॉट गेट इंस्टेंस तो आपको करना पड़ेगा ना इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। लेकिन सर आपके पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर से आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इस फंक्शन को हम लोग स्टैटिक रख लिए सर। स्टैटिक रखने का मतलब ये हो गया सर कि इस गेट इंस्टेंस को कॉल करने के लिए सर हम लोग को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं सर, क्लास नेम से उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये जैसे ही कोई गेट इंस्टेंस कॉल करेगा तो वो ए नाम का जो वेरिएबल्स आपका आया था, तो वो ए नाम का वेरिएबल्स भेजेगा वो, और उससे क्या करेंगे सर, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे सर कि मेरा इंस्टेंस कहीं नल तो नहीं था। अगर ये नल है तो इसका मतलब भाई इंस्टेंस का अभी तक कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, अभी तक सिंगलटन में कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है। तो तुम क्या करते हो भाई, देखो यहाँ पे न्यू का यूज़ करके एक इसका क्या बना लेते हो, ऑब्जेक्ट बना लेते हो, और यहाँ पे अपन प्रिंट करा लेते हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बार क्या होगा भाई, दूसरी बार अगर कोई कॉल करेगा तो वो उस वक्त तो ये नल होगा नहीं, करेक्ट, उस वक्त तो ये नल होगा नहीं क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट बना चुका है इंस्टेंस का। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको स्टैटिक लिए हैं, करेक्ट, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टैटिक लिए हैं कि इसका एक्सिस चला ना जाए, इसको ग्लोबल एक्सिस देना है। ठीक है, तो इसका एक्सिस चला ना जाए तो अभी भी ये क्या रहेगा भाई, नॉन नल ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बार अगर कोई आएगा तो उस वक्त भी नॉन नल रहेगा यहाँ पे। तो अब वो किस सेक्शन में जाएगा भैया, एल्स में चला जाएगा, करेक्ट। तो अब वो एल्स में देखो गया तो यहाँ पे न्यू थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो वो बोल देगा भाई कि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अब क्रिएट नहीं कर सकते हैं। देखो, और ये ए का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करा दे रहा है, जब जब अपन जा रहे हैं ए का वैल्यू लेके यहाँ पे अपन प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में ये क्या करता है भाई, रिटर्न कर देता है। मतलब अगर पहली बार है तब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करेगा, अगर पहली बार नहीं है तो वो क्रिएट ही नहीं करेगा, जो एग्जिस्टिंग है वही रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और एक प्रिंट नाम का फंक्शन यहाँ पे बनाए हैं जो कि हर कोई यूज़ करना चाहता होगा, हर एक क्लास। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करेगा अपना भैया, इसको यूज़ करने के लिए देखो ये स्टैटिक नहीं है, तो इसको यूज़ करने के लिए सिंगलटन का हम लोग को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो सिंगलटन का जो पॉइंटर है एरो प्रिंट करके इसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो डेटा इज डेटा, यहाँ पे मतलब हम लोग डेटा को एग्जैक्टली सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं भैया कि अब जब ये स्टैटिक वेरिएबल था, इसलिए यहाँ पे क्या कर रही है हम लोग, स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो सिंगलटन स्टार सिंगलटन इंस्टेंस करके यहाँ पे नल इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसको आप जानते ही हो कि भाई लोग क्या करते हैं, वही जो पॉइंटर था, ये जो पॉइंटर है जो आप स्टैटिक वेरिएबल्स लिए हो, इसी को देखो सिंगलटन स्टार इंस्टेंस जो है, इसी को स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है, और यहाँ पे स्कोप देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। अब देखो, अब तुम मेन फंक्शन में अगर गए तो तुम ये कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। सिंगलटन स्टार्ट टेम्प इज इक्वल टू इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, तो ये अपन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भैया, क्योंकि प्राइवेट है ना भाई, तुमने प्राइवेट बना दिया कंस्ट्रक्टर को, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो अब सर इस मेन फंक्शन को सर देखिए, सिंगलटन स्टार S1 एक पॉइंटर चाहिए था इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो ये क्या कर लिया, देखो बिना ऑब्जेक्ट के ही गेट इंस्टेंस को कॉल कर लिया, करेक्ट। ये तो आपने जो जानते ही हो कि भैया कि स्टैटिक फंक्शन को कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम स्कोप डॉट गेट इंस्टेंस 3 नाम के वेरिएबल 3 एक डेटा देकर उसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, गेट इंस्टेंस बिना ऑब्जेक्ट का कॉल होगा, और वो क्या करेगा भैया, पहली बार उसको नल मिलेगा तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा ए से, मतलब कि डेटा में क्या रखा जाएगा भैया, अपना 3 रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर S1 का देखो इसी पॉइंटर के हेल्प से अब हम लोग प्रिंट को कॉल कर लिए, क्योंकि प्रिंट स्टैटिक था नहीं। अब अगर मैं इसको चला कर देखता हूँ तो भैया क्या होगा यहाँ पे बताइए, अगर मैं इसको चला के देखा तो देखो इंस्टेंस इज क्रिएटेड फर्स्ट टाइम पर बना है, और 3 इसका क्या था भाई, ए का वैल्यू, और डेटा में क्या रखा गया भैया, देखिए 3 रखा गया है, डेटा में क्या रखा गया है भैया 3, डेटा में यहाँ पे 3 अपना रखा गया है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं भैया कि एक और हम लोग बनाना चाहते हैं फंक्शन, एक और फंक्शन है, एक और वेरिएबल्स है S2 नाम का। अब वो गेट इंस्टेंस 5 पे करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि भाई वेरिएबल्स बनता है कि नहीं बनता है, और S2 से भी प्रिंट का कॉल करेंगे तो देखिएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, करेक्ट। तो इसको अगर अपन लोग एग्जीक्यूट करें, तो आप देखिए पहली बार गया, बोला कि इंस्टेंस इज क्रिएटेड फर्स्ट टाइम और 3 से, और डेटा का वैल्यू 3 है। दूसरी बार जब गया तब प्रिंट कर दिया ऑलरेडी क्रिएटेड कांट क्रिएट विद 5 के साथ भैया फिर से क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएटेड था। तो दूसरा बार उसने न्यू को कॉल नहीं किया, मतलब किस में गया, एल्स ब्लॉक में, और उसमें भी डेटा का वैल्यू क्या है 3। देखो अपडेट नहीं हुआ, मतलब डेटा का वैल्यू अपडेट कब होता है, जब तुम न्यू का क्रिएट यूज़ करते। देखो इसका मतलब ये इसमें आया, नल था पहली वाले में, सिंगलटन ए किया और एक डेटा में क्या असाइन कर दिया 3। दूसरी बार क्या हुआ भैया, वो नल नहीं था तो एल्स ब्लॉक में गया, ऑलरेडी क्रिएटेड बोल दिया, और जहाँ पे जाने के बाद क्या किया भाई, डेटा का वैल्यू तो अपडेट तुम्हारा हो नहीं पाया, तो डेटा का वैल्यू पहले जब 3 था तो अभी भी 3 है। तो देखो सेम, तो अलग अलग यहाँ पे क्रिएट तो कर लिए पॉइंटर्स, लेकिन दोनों पॉइंटर्स में जो वैल्यू मिला वो सेम मिला। ठीक है, करेक्ट, सेम इंस्टेंस मिला, क्योंकि तुम एक ही बार न्यू का यूज़ करके एक बार इंस्टेंस क्रिएट कर लिए और उसको स्टोर करके तुम रख लिए इंस्टेंस में, और उसी को बार बार तुम देते जा रहे हो। अब तुम जितना भी वेरिएबल्स बनाओगे सबको यही मिलता जाएगा, और इस तरीके से तुम्हारा ये चलेगा। ठीक है, यही हुआ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम सर क्या हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो एक्सेस करने का ट्राई कर सकते हैं, करेक्ट।
तो उसमें सर प्रॉब्लम हो सकता है सर, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा सर कि सर देखते हैं सर, अगर एक साथ दो थ्रेड्स आ गए और दोनों के लिए क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में इंस्टेंस का वैल्यू नल होगा, तो दोनों क्रिएट कर लेंगे। और ऐसे भी अगर एक एग्जांपल ले लेके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीएम्पशन का समझा होगा कि कोई भी प्रोसेस जो है वो कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकता है, मतलब एक बाहर जा सकता है किसी और टास्क को करने के लिए। तो मान लेते हैं कि मेरा एक प्रोसेस P1 था और एक P2 था। P1 आया और वो गेट इंस्टेंस कॉल किया, क्योंकि ये स्टैटिक है तो कोई भी कॉल कर सकता है इसको डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो गेट इंस्टेंस को कॉल किया और गेट इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद उसने क्या किया भाई कि वो नल है और यहाँ पे इस लाइन पे आया, 18 लाइन पे आया और ये प्रीएम्प्ट हो गया किसी रीजन से, किसी और काम को करने के लिए चला गया। लेकिन उसको पता था कि भाई इंस्टेंस का वैल्यू मेरा क्या था भाई, नल था, और ये चला गया। उसी समय मेरा एक दूसरा प्रोसेस आया P2, वो अंदर घुसा, वो उसने भी चेक किया कि भाई इंस्टेंस का वैल्यू नल है और वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब जब वापस आया वो कि कौन सा तुम्हारा P1 आया, तो वो कहाँ पे था भाई, लाइन नंबर 18 पे था। तो वो तो अब दोबारा तो चेक करेगा नहीं, इंस्टेंस इज इक्वल टू नल दोबारा चेक थोड़ी करेगा, क्योंकि वो लाइन नंबर 18 पे था, वो कोई और काम करने के लिए प्रीएम्प्ट हुआ था, बाहर गया था। तो जब वो वापस आता है तो वो लाइन नंबर 18 पे वापस आता है, तो वो 18 के बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा भाई, लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट करेगा। तो वो फिर से दोबारा वो भी क्या कर लेगा भाई, ऑब्जेक्ट बना देगा। इसका मतलब दो जब प्रोसेस आते हैं साइमल्टेनियसली या फिर कोई प्रीएम्प्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है भाई, 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट बनने का पॉसिबिलिटी बनता है। मतलब कि तुम सिंगलेटन का जो मेन फीचर है, एजेंडा है, उसको तुम खो देते हो। करेक्ट, उसको तुम क्या करते हो भाई, खो देते हो। तो उससे बचने के लिए फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, बताइए। उसको बचने के लिए कि भाई एक बार में कोई एक ही प्रोसेस या एक ही थ्रेड इसको एक्सेस करे, उसके लिए अपन लॉक का यूज़ कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन का। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है मेरा, यही तो मेन है भाई, यही तो है जो मेरा सिंक्रोनाइजेशन, इतने पार्ट को करना है कि भाई दूसरा इंस्टेंस ना बना पाए। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे भाई, म्यूटेक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थ्रेड सेव करने के लिए तो यहाँ पे म्यूटेक्स इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल म्यूटेक्स यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन के अंदर देखो म्यूटेक्स का अपन कहाँ यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक स्टैटिक फंक्शन है, इसलिए इसका भी हम लोग स्टैटिक वेरिएबल ले लिए। स्टैटिक वेरिएबल अगर लिए हैं तो इसको भी यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा भैया, एंड देन यहाँ पे स्टार्टिंग में लॉक कर देगा। जैसे ही कोई प्रोसेस आया तो वो क्या कर दिया भाई, एक लॉक वेरिएबल को सेट कर दिया। अब जब कोई दूसरा आएगा तो देखेगा कि भैया लॉक है, तो ये यहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, लाइन नंबर 15 पे ही वो वेट करता रहेगा, वो जाएगा ही नहीं दूसरा प्रोसेस। और ये जब बाहर निकलता है तो भैया उसको अनलॉक कर देता है उस रिसोर्स को। देखो, जाने से पहले लॉक लगाया और फिर वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा भैया, ये अब यहाँ पे आया, लॉक लगाया, इंस्टेंस किया और लाइन नंबर 18 से वो चला गया वो लाइन नंबर 18 से। ठीक है, प्रीएम्प्ट हो गया। अब कोई दूसरा जब आया तो वो चेक किया कि भैया ये तो लॉक है, तो वो यहीं पे हॉल्ट हो गया। वो फिर अंदर नल रहे या ना रहे उससे फिर कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली क्या किया भैया, हॉल्ट हो गया यहीं पे, और वो फिर दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने गया ही नहीं। तो तुम इस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हो, किसका, यूजिंग लॉक वेरिएबल। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आया होगा यार। अगर आप चीज़ें आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, तो अगर आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है तो आप इसको क्या करें भैया, अगर इसी तरह से आपको अगर बेहतरीन चीज़ समझ में आ रहा है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है भाई लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि आप सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो भाई लोग। ठीक है, और आपको पता ही है सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न सब तरह का कोर्स अपन चला ही रहे हैं, तो इस तरह से एंजॉय करते रहो और सीखते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न में।